बच्चे ऑलराउंडर क्लासेस का आपको वीडियो लगातार यूट्यूब पे मिल रही है और आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं, मुझे आप लोगों से मैसेज मिल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी बच्चे, है ना। ऑलराउंडर क्लासेस में हम चूँकि माइनस से आपको सिखा रहे हैं, माइनस मतलब जो आपकी बिल्कुल नॉलेज नहीं है वहाँ से हम सिखा रहे हैं। धीरे धीरे आपको जीरो तक ले जाएंगे और जीरो के बाद हम फिर आपको +1 +2 इस तरह करते करते हैं ऊंची शिखर पर जितना आप हमसे पढ़ना चाहें, जितना सीखना चाहें, आपको ये सीखने का अवसर मिलता रहेगा बच्चे, ठीक है। ऑलराउंडर क्लासेस के जो आप विशेष कोई मान लो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हो और विशेष आपको पीडीएफ चाहिए या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए तो बच्चे आपको अलग से संपर्क करना पड़ेगा। वो तो पेड क्लासेस हो सकती है, क्योंकि आपको अलग से ऐप पे आपका टेस्ट लेने का जो प्रोविज़न है वो तो आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज सिर्फ पढ़ने तक आप सीमित हो तो पढ़ने तक का यूट्यूब पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें मिल रही हैं, वो फ्री हैं बच्चे, है ना। हम अब आपको जो मेन चीज़ है इसके बारे में बता दूं कि ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो इसमें इंग्लिश पेपर होता है, चाहे एनडीए, सीडीएस, एयरमैन, डिफेंस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डबल ए एग्ज़ाम, या एसएस में जो बच्चे पीसी1 का एग्ज़ाम देते हैं, या जो ऑफिस में भी जो बच्चे पहले से ही कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं जिनको इंग्लिश पे कमांड नहीं है, कैसे करेक्ट इंग्लिश लिखनी चाहिए, कैसे सेंटेंस को कंस्ट्रक्शंस करना चाहिए, क्या क्या कमियां एरर हैं उनको निकाल के एक अच्छा करस्पॉन्डेंस करना चाहिए, तो उन सभी के लिए ये क्लासेस बहुत बहुत बेनिफिशियल हैं बच्चों, ठीक है। ये एक तरह से कोर्स है और कोर्स का मतलब ये होता है कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी चीज़ें आपको एक जगह पे मिलती हैं बच्चे, ठीक है। ऑलराउंडर्स ये बताना चाहते हैं कि आप जब भी पढ़ाई करो तो शुरू से आपकी जो चीज़ें हैं या पहले से भी पढ़े हो तो भी इसको रिवीजन मोड में रखो, ताकि आपको कहीं फ्रैक्चर्ड में या इधर उधर से कोई चीज़ें छूटी हुई हैं, इधर उधर पड़ी हुई हैं, तो सब वह एक जगह एक लाइन में इकट्ठी हो जाएंगी, तो आपके लिए यूज़फुल हो जाएंगी। इसलिए हम इसको स्टार्टर कह रहे हैं। देखो कैसे स्टार्ट करना है कि सबसे पहले आप जानो कि लेटर क्या होता है। तो लेटर क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ एनी लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ते हो, जिसे हम लोग तो अंग्रेजी लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं, तो अंग्रेजी लैंग्वेज का जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ इंग्लिश होगा वो ए बी सी डी बोलेंगे। तो यही इससे अब छोटा, ए से छोटा कोई छोटा तो नहीं हो सकता, 1/a तो नहीं हो सकता ना, या 1/4a तो नहीं हो सकता। यानी सबसे स्मॉलेस्ट जो है पोर्शन लैंग्वेज का वही अक्षर कहलाता है। इसको हिंदी में देखो तो अक्षर ऐसे बोलते हैं, अ मतलब नहीं, है ना, और क्षर मतलब क्षरण हो, जिसका कभी और टुकड़ा या क्षरण ना हो उसको हम अक्षर कह सकते हैं, ठीक है। तो अक्षर या लेटर का मतलब ये होता है कि सबसे छोटा सा छोटा पोर्शन। अभी हर भाषा की लेटर अलग अलग होते हैं, तो हर भाषा का लेटर का अलग अलग अल्फ़ाबेट होगा। अल्फ़ा मतलब वर्णमाला, वर्णमाला मतलब इसमें कितने फूल होंगे किसी माला में, वो डिपेंड करता है कि आपने फूल कितना लंबा कितना बनाना है। तो इंग्लिश भाषा का जो अल्फ़ाबेट है वो बहुत छोटा है बच्चे, इसमें केवल 26 लेटर हैं, है ना बच्चे, 26 लेटर ही हैं। और उस 26 लेटर को कॉम्बिनेशन को जो सीक्वेंस में अरेंज हो, यानी ए बी सी एक सीक्वेंस बनता है। ये नहीं कि सबसे पहले डी लिखते हैं, फिर ए लिखें, फिर जेड लिखें, फिर एक्स लिखें, फिर वाई लिखें, इस तरह नहीं। जो सीक्वेंस में अरेंजमेंट होता है, नेचुरल अरेंजमेंट, उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। यानी ये सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, लेटर्स का सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ही हमारा अल्फ़ाबेट कहलाता है। और अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं? अल्फ़ा है ना, अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में कितने लेटर हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में? तो 26 लेटर्स हैं। और उस 26 लेटर में बच्चे आप ये देखो कि ये बच्चे पी पी होना चाहिए, बी लिख दिया गया इसलिए रेड दिखा रहा है। अल्फ़ाबेट है ना बच्चे, 26 लेटर में 5 लेटर जो होंगे उनको वावेल कहेंगे, और बाकी जो 21 लेटर होंगे वो कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। और जो वावेल होंगे ए ई आई ओ यू होंगे, और बाकी जो इसमें से बच जाते हैं वो कॉन्सोनेंट है। ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि इंग्लिश लिखने में एक ही ए को हम दो तरीके से भी लिख सकते हैं, एक कैपिटल में लिख सकते हैं, एक स्मॉल में लिख सकते हैं। और हिंदी में ये नहीं होगा, हिंदी में अ लिखेंगे तो कैपिटल ए और स्मॉल ए नहीं होगा, बट इंग्लिश में लिखेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए अलग अलग हो सकता है, बट है वो ए ही, है ना। तो जब सेंटेंस की पहली शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले कैपिटल से शुरू करते हैं।
मतलब जैसे मान लो मुझे लिखना है राजेश तो आर कैपिटल रहेगा, या मुझे लिखना है शिव बाबा तो शिव में एस कैपिटल रहेगा। तो ये इसलिए कैपिटल को यूज करना पड़ता है। बाकी उसके बाद जो लेटर्स होंगे, जब तक फुल स्टॉप नहीं लग जाता है या बीच में कोई प्रॉपर नाम नहीं आ जाता है, तब तक वो कैपिटल नहीं बनेगा, तो इसलिए उसको हम स्मॉल में लिखना पड़ता है। अब इन लेटर्स को यदि सही ढंग से अरेंज किया जाए, मतलब उसका मीनिंग निकले, सार्थक हो, तो उसको हम वर्ड कहते हैं। जैसे मान लो आप लिखना चाहते हो वाटर, WATER, वाटर। अब वाटर में आप W भी एक लेटर है, A भी एक लेटर है, T भी एक लेटर है, E भी एक लेटर है और R भी एक लेटर है, और इनको आपने कॉम्बिनेशन कर दिया, एक साथ इकट्ठा कर दिया, तो यह एक शब्द बन जाते हैं, ये वर्ड बन जाते हैं। तो वर्ड के कॉम्बिनेशन को हम, लेटर्स के कॉम्बिनेशन को हम वर्ड कहते हैं। ठीक है बच्चे। लेकिन अब ये मीनिंगफुल यदि नहीं हो, इसका कोई अर्थ ना निकले, जैसे मान लो मैं AWRT, इसी को ए यहाँ से उठा लिया, W यहाँ से उठा लिया, R यहाँ से उठा लिया, T वो यहाँ से उठा लिया, E इधर से उठा लिया, अब मैं बोलूँ कि ये अ, अवार्टे हो गया। अब अवार्टे तो आपने आज तक शब्द कोई सुना ही नहीं। बच्चे बोलेंगे सर ये कहाँ पे शब्द है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं निकलता सर। तो इसीलिए ये शब्द नहीं बनेगा, जब तक उसका मीनिंगफुल, जब तक वो अर्थ के साथ नहीं बनता है, तो हम तब तक उसको हम शब्द नहीं कहेंगे। और ये शब्द बनते कैसे हैं, ये आर्बिट्रेरी बनते हैं बच्चे। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब ये चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं मतलब किसी ने शुरुआत की और सभी लोगों ने उसको मान्यता देने लगे। अब जैसे घेराव है ना, घेराव है, ये हिंदी का शब्द है, लेकिन ये घेराव कहाँ से आ गया, अब ये इंडिया में भी और जगहों पे बहुत प्रचलित होने लगा, तो इस हिंदी शब्द को भी अंग्रेजी में एज इट इज ही उठा के रखना पड़ा। तो धीरे धीरे ये फिर आर्बिट्रेरी हो गया। पहले ये वर्ड लिखते होते घेराव, तो इंग्लिश में कोई शब्द नहीं बनता, लेकिन जब से बहुत ज़्यादा देश में यूज होने लगा, बहुत बार यूज होने लगा, तो इसको हम इंग्लिश में शब्द मान लेते हैं। यानी इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो दूसरे लैंग्वेजेस के शब्दों को भी लेके अपने को इनरीच कर लेता है ना, बढ़ते चला जाता है। मतलब ये किसी को रिजेक्ट नहीं करता है। बहुत दिनों तक बहुत बार वो वर्ड कहीं पे प्रचलन में यूज होने लगा और इसका इंग्लिश शब्द नहीं बन पाता है, तो हिंदी शब्द को ही इंग्लिश में लिख के, जैसे घेराव को GHERAO लिख देंगे और इसको हम घेराव को एक शब्द मान लेंगे और ये मीनिंगफुल शब्द हो जाएगा। यदि सभी लोग, आर्बिट्रेरी बहुत ज़्यादा दिन तक प्रचलन हुआ, सभी लोग इसको स्वीकार करने लगे, तो फिर ये एक इंग्लिश का ही शब्द बन जाएगा। जब तक नहीं सार्थक बना है, जब तक सब लोग इसको यूज नहीं करना चाहते, तब तक ये वर्ड नहीं बना है। तो इसका कोई खास नियम नहीं होता है, शब्द बनाने का कोई नियम नहीं होता है। बट ये हम मानते हैं कि मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को हम शब्द कहेंगे, वर्ड कहेंगे। ठीक है। और मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। जब वर्ड को हम मीनिंगफुल तरीके से अरेंज कर देते हैं, तो वो हमारा वाक्य बनता है, सेंटेंस बनता है बच्चे, है ना। देखो कैसे सीक्वेंस जा रहा है, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, हम यहाँ तक आ गए, तीसरी सीढ़ी पे, सेंटेंस की सीढ़ी पे। सेंटेंस मीन्स मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। अब इस मीनिंगफुल को बनने में बच्चे आपको, अब आइए आर्बिट्रेरी नहीं बनेगा। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मैंने आपको बताया कि अपने बहुत दिनों तक प्रचलन में रहा, बहुत ज़्यादा लोगों ने यूज किया, फिर उसको हम धीरे धीरे उसको समाहित कर लेते हैं। लेकिन ये सेंटेंस आर्बिट्रेरी नहीं बनता है। आर्बिट्रेरी क्यों नहीं बनता है, क्योंकि यह किसी नियम पर आधारित होता है, कोई नेचुरल नियम होता है, सिद्धांत होता है, उन पे आधारित होता है, उसी के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि यहाँ गाड़ी है, अब इस गाड़ी की अब हम पीछे स्टेयरिंग लगा दें और यहाँ पे हम बीच बीच में बैठ के स्टेयरिंग लगा दें या यहाँ लगा दें, नहीं। एक नियम बना है कि चक्के वो एक जगह पे बैठ के, आगे बैठ के इसको हम ठीक से प्रोपेल कर सकते हैं, तो यहीं लगाना चाहिए। हाँ, राइट के बजाय लेफ्ट लगा लेते हैं, वो अलग चीज़ होती है, बट सिस्टम तो होगा,
व्हीकल का, उसी व्हीकल के हिसाब से ये गाड़ी चलेगी। उसी तरह जो नियम वाक्यों को सेट करने का होगा, नियम या सिद्धांत, उसी से हमारा मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन बनेगा और फिर उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। अब बोलेंगे कि सर ये आर्बिट्रेरी नहीं है, कोई नियम है, तो नियम फिर क्या होता है? बच्चे नियम को ही तो ग्रामर कहते हैं। यदि नियम और सिद्धांत को सेंटेंस बनाने के लिए, यानी there are certain principle and rules to make meaningful combination of words and sentence। जब हम किसी वर्ड्स को वर्ड्स में भी आप देखेंगे कि कुछ नियम लगते हैं। आर्बिट्रेरी तो स्टार्टिंग में बन जाता है, वर्ड जो होगा आर्बिट्रेरी तो बन जाएगा, लेकिन कभी कभी वर्ड बनने के बाद भी उसको सिंगुलर वर्ड को प्लूरल कैसे बनाना है उसके लिए कुछ नियम हो सकते हैं। तो उन नियमों को, जो आर्बिट्रेरी नहीं है, जो नियम के अंतर्गत आते हैं, तो जो शब्दों को बनाने के लिए जो नियम है और वाक्यों को बनाने के लिए जो नियम है, उन नियम और सिद्धांतों को ही तो हम ग्रामर कहते हैं बच्चे। तो ग्रामर क्या हुआ कि ग्रामर means there are certain principles and rules to make meaningful combination of words and sentence। Combination of these principle and rules is called grammar। इन रूल को ही इन रूल और प्रिंसिपल को ही हम ग्रामर कहते हैं। ठीक है बच्चे। अब बोलेंगे कि सर आपने हमें सिखा दिया लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, और सेंटेंस या वर्ड बनाने के जो नियम होता है उसी को ग्रामर कहते हैं। तो सर हमें ये बताओ कि ये नियम या सिद्धांत हैं कौन सा? आप हमें बता दोगे नियम और सिद्धांत, और हम इस नियम और सिद्धांत को सीख जाएंगे तो हमारा सेंटेंस सही बनाने आ जाएगा। ठीक है ना बच्चे। तो ग्रामर का पहला पहला नियम यह है कि वर्ड्स को इस तरह रख दिया, जितने भी आपके पास वर्ड मिलते हैं उसको कैसे रखोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट रखना, उसके बाद से ऑक्सिलरी वर्ब रखना, और उसके बाद से कॉम्प्लीमेंट रखना। यानी पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये सीक्वेंस में रख दोगे तो आपका सेंटेंस सही बन जाएगा और ग्रामर का पहला नियम आपका पूरा हो जाएगा। तो अब आप हमसे पूछोगे कि ठीक है सर, आप हमें बताओ कि जो आपने ये तीन चीज़ों को बताया, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये तो नए नए चीज़ें होंगी, हमें तो ये भी पता नहीं है। आप हमें सब्जेक्ट बताओ। तो मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। कर्ता नाउन हो सकता है, माने संज्ञा आप कहते हो ना नाउन को हिंदी में, तो संज्ञा सब्जेक्ट हो सकता है। तो हमें अब फिर प्रश्न आपके दिमाग में, सर मुझे संज्ञा समझाओ। क्यों समझाऊं भाई? क्योंकि सर आपने बोला है कि आप तो माइनस से अंग्रेजी सिखाते हो, अभी तो हमें जीरो नॉलेज है, माइनस नॉलेज है, इतना हमें समझ में ही नहीं आ रहा। तो आप एक एक चीज़ को हमें बताते जाओ। ठीक है बच्चे, मैं एक एक चीज़ को आपको बताता हूँ, लेकिन आप एक एक चीज़ को अपना नोट भी करते जाओ। आप ऐसे मत पढ़ो मेरे साथ कि जैसे किसी पिक्चर देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, इस तरह मत पढ़ो। नहीं तो फिर क्या होगा कि कोई भी चीज़ आप सुन तो लोगे, लेकिन आपके दिमाग में यदि ठीक ढंग से सेट नहीं होगी तो वो जितना जल्दी आपके अंदर गई है उतना ही जल्दी वो बाहर निकल जाएगी, माने आपको फ़ायदा नहीं होगा। ये मेडिसिन का काम तब करेगा जब आप धीरे धीरे सभी नसों में जाएगा और आपका बॉडी का ग्रोथ करेगा। तो ये धीरे धीरे आपके माइंड में जाए, स्टोर करो माइंड में, रिटेन करो इसको। अब जब ज़रूरत पड़े, चाहे एग्ज़ाम में, चाहे ऑफिस में या कहीं पे भी, तो इसको रिप्रोड्यूस करो, जो सीखे हो उसको यूज में लाओ, तब जाके ये आपको फ़ायदा करेगा। तो आप कॉपी पेन उठाओ, ऐसे मत बैठो कि सर सर बोल रहे हैं और मैं सुने जा रहा हूँ, बाद में कर लूँगा। बाद में करने से लेट हो जाएगा, अभी ही करते जाओ। सबसे पहले लेटर लिख लो, फिर उसके बाद से वर्ड्स लिख लो, उसके बाद से सेंटेंस लिख लो, सेंटेंस के बाद ग्रामर का पहला रूल लिख लो। ग्रामर का पहला रूल मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सब्जेक्ट क्या होगा। तो मैंने कह दिया कि सब्जेक्ट संज्ञा होगी। फिर आपका प्रश्न आ गया कि सर संज्ञा क्या होगी? तो संज्ञा बच्चे नेम ऑफ एनिमल, पर्सन, प्लेस और थिंग। आप बोलोगे सर किताबों में ये वर्ड कहीं नहीं मिलता है कि नेम ऑफ एनिमल भी संज्ञा होती है। बच्चे देखो, एक सीधी सी बात है कि आप नेम ऑफ पर्सन कह देते हो। पर्सन मतलब मान लो शिव बाबा एक पर्सन का नाम है, या ऑलराउंडर से एक पर्सन का नाम है।
प्लेस को मान लो माउंट आबू एक प्लेस का नाम है, या चंडीगढ़ एक प्लेस का नाम है, या बलिया डिस्ट्रिक्ट एक प्लेस का नाम है, या कोई थिंग मान लो, थिंग मतलब कंप्यूटर मान लो, ये आपकी कंप्यूटर हो गई, थिंग हो गई। तो ये चीज़ तो किताबों में मिलेगी कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस या थिंग, इनको हम बोलते हैं नाउन। मैं बोले बच्चे देखो, डॉग क्या है, डॉग तो पर्सन भी नहीं है, प्लेस भी नहीं है, थिंग भी नहीं है। तो ये फिर कहाँ, संज्ञा तो है ना, डॉग संज्ञा है, लायन संज्ञा है, तो फिर ये कहाँ गया, इसलिए मुझे ऐड करना पड़ा। आप बोलेंगे सर थिंग है ना, थिंग में इसको ले लेते हैं, मैं बोलता हूँ चलो ले लो, बट इनके साथ जस्टिफाई नहीं हुआ बच्चे, क्योंकि ये डॉग तो कभी कभी ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इनकी इज्जत और इनका भोजन और इनकी व्यवस्था देखो तो बहुत सारे ह्यूमन बीइंग से भी अच्छी है, तो इनको भी नाउन में ले लो। चलो, किसी कंपटीशन में इतनी छोटी बात आपसे नहीं पूछता, तो मैं भी आपको ज़्यादा इस पे टू मच में नहीं डिस्कस करूँगा। आपको अच्छा लगता है तो ये लिख लेना, नहीं लगता है तो इसी में रख लेना, और थिंक से ही ये यूटिलाइज कर लो। इसके बाद एक और भी ऐड कर लो दिमाग में, कि जो चीज़ हम सोच सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, चीज़ चीज़ मतलब वस्तु, मतलब कोई भी फोटो आपके दिमाग में आता है, कोई भी बात जिसको हम कल्पना कर सकते हैं, वो भी संज्ञा ही कहलाती है, भले वो दिखे या ना दिखे। जैसे मैं बोलूँ कि ऑनेस्टी, अब ऑनेस्टी मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दिखेगा नहीं, दिखेगा, ये मेरे एक्शन से आपको ऑनेस्टी दिखेगा। तो ये चीज़ कल्पनातीत या सोचने तक में ही सीमित रह जाती है, जैसे सपना, ड्रीम। अब मैंने क्या सपना देखा मैं किसी को बता ही नहीं सकता, बट मेरे अंदर तो बात आई थी, वो चीज़ आई थी, वो दिखा था, तो वो भी संज्ञा ही होगा बच्चे, है ना। देखने के एक्शन यदि करते हैं, कोई चीज़ यदि क्रिया के रूप में लेते हैं तो क्रिया बात अलग होती है, बट ऐसे ही हम कहते हैं एक सपना था, एक अच्छा सपना था, तो वो सपना वहाँ पे नाउन की तरह यूज हो रहा है। या मैं बोलूँ कि अ, कोई परी थी, या कोई एंजल था, है ना, तो उस एंजल या परी को तो आप देखे नहीं थे, तो इसलिए ये भी नाउन ही हुए, ये भी नाउन ही हुए। किस तरह के नाउन हुए, क्या हुए, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट सिर्फ डेफिनेशन में समझने के लिए कि नाउन इज नेम ऑफ एनिमल, पर्सन, प्लेस, थिंग, और वॉट एवर वी कैन थिंक और इमेजिन अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है बच्चे, तो नाउन हमारा संज्ञा हो सकता है। हम पढ़ क्यों रहे हैं इस नाउन को, सब्जेक्ट प्लस ए बी प्लस कंप्लीमेंट ग्रामर के पहले रूल को जानने के लिए कि सब्जेक्ट क्या होगा, हमें नाउन को पढ़ रहे हैं। तो नाउन में हमने सीख लिया कि नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, उसमें एनिमल भी इंक्लूड कर लेंगे, तो नाउन इज नेम ऑफ एनिमल, पर्सन, प्लेस और थिंग, और वॉट एवर वी कैन थिंक और इमेजिन इज नाउन। इज इट क्लियर। तो उस नाउन को मैं बोलूं कि अब नाउन को भी आप दो तरह से समझ सकते हो। एक नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं तो उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं, एक नाउन को जो हम काउंट कर ही नहीं सकते उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब जिसको गिन सकते हैं, ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है उसको देखो, कितने शेर हैं वो हम गिन सकते हैं, कितने डॉग हैं हम गिन सकते हैं, कितने बुक हैं हम गिन सकते हैं, कितने हाउस हैं हम गिन सकते हैं, है ना। मेरे लोकेलिटी में या मेरे विलेज में या मेरे सिटी में कितने डॉग रहते हैं, या एक एक जू में कितने लायन, ये सब गिन सकते हो, मीन्स यू कैन काउंट इट, तो वो आपके काउंटेबल नाउन होंगे। एक ऐसे होंगे जिनको आप गिन नहीं सकते हो, गिन नहीं सकते हो मतलब वो सिंगुलर फॉर्म में ही होंगे या यूनिक फॉर्म में होंगे, यूनिक अकेला ही होंगे। अब बोलोगे सर कि शिव बाबा गॉड हैं, भगवान हैं, ये तो अकेले हैं, हनुमान जी अकेले नहीं हैं। मैं बोलूँ बच्चे और कौन दूसरे हनुमान होते हैं, उनकी मूर्तियां भले अलग अलग देख रहे हो, है तो एक ही ना। जैसे आपका कोई फोटो है, मान लो आपका नाम सात्विक है और आपका एक फोटो है, एक फोटो से 50 फोटो बना लो, 50 सिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, न्यूज़पेपर में निकाल लो, ये कर लो वो कर लो, लेकिन सात्विक तो एक ही है ना, दो सात्विक तो नहीं हुआ ना जिसका ये फोटो इतने जगह पे दिख रहा है। यानी जो प्रॉपर नाम होते हैं, बिल्कुल एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हैं। ये सात्विक नाम कई लोगों के हो सकते हैं, लेकिन वो लोग अलग अलग होंगे बच्चे, उनका फोटो अलग होगा, उनका सब फीचर्स अलग अलग होगा। तो इसमें आप फिर क्लियरली समझो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी उस व्यक्ति का नाम होना वो हमारा यूनिक होता है और उसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है। दूसरा, कोई इस तरह की चीज़ जैसे ऑनेस्टी है, ट्रूथ है, ड्रीम है, ये सब भी हम गिन नहीं सकते हैं। तो जो चीज़ नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल हो गया। अब जैसे पानी है बच्चे, है ना, पानी को हम गिन थोड़े सकते हैं,
नहीं गिन सकते ना। अब जैसे आप ग्रेन है, चना है या राइस है, तो आप उसको गिन थोड़े सकते हो। जो चीज़ गिन नहीं सकते हैं वो अनकाउंटेबल होती है बच्चे, ठीक है। और जो गिन सकते हैं वो काउंटेबल होती है। तो आप सर ये हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बच्चे कि जब चीज़ों को गिन सकते हो ना, तो उसको नंबर कहा जाता है कि ये नंबर में है, एक नंबर में है या एक से ज़्यादा नंबर है, इसका एक की संख्या है, एक से ज़्यादा संख्या है। तो नंबर दो तरह के होंगे, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब आप समझ सकते हो कि काउंटेबल नाउन के ही सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं। जिसको गिन सकते हैं वही तो एक हो गया, एक से ज़्यादा होगा। लेकिन जिनको गिन नहीं सकते हैं यानी अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी हम प्लूरल नहीं बना सकते, ये प्लूरल नहीं हो सकता है। ये हमेशा ही सिंगुलर में अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। लेकिन जो काउंटेबल होगा वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का भी कुछ नियम होते होंगे बच्चे, है ना। उसको भी सीख लेते हैं। यदि हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने आ जाएगा तो हमसे फिर गलती नहीं होगी। और कंपटीशन में ये खास करके चीज़ें पूछी जाती है ताकि आप कुछ गलती कर दो तो आपका नंबर काट लें वो। तो आप गलती करो ही मत। आप तो चूंकि ऑलराउंडर्स के साथ पढ़ रहे हो, आप खुद ही ऑलराउंडर्स बन जाओगे। ऑलराउंडर्स की विशेषता होती ही है कि दूसरे को भी ऑलराउंडर्स बना दे, है ना। 7000992605 ये ऑलराउंडर्स का व्हाट्सअप नंबर है, जिसमें आपको कोई भी चीज़ सीबीटी या पीडीएफ से रिलेटेड बातें या कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना है तो इस पर कर सकते हो, या फिर हमारा कमेंट होता है यूट्यूब पे, वहाँ पे करो। आपको कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ये देखो कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमारा नियम क्या होता है। दो ही चीज़ें से प्लूरल बनता है बच्चे। ये या तो एस जोड़ना पड़ता है या ई एस जोड़ना पड़ता है, दो ही होते हैं और कोई तीसरा नियम नहीं है, ठीक है। तो हम ये जो ई एस वाले नियम हैं ये बहुत कम है, बहुत कम है। तो पहले इनको सीख लेते हैं। ई एस वाले हम सीख जाएंगे तो बाकी में हम सब में एस जोड़ देंगे। इसके अलावा कुछ अपवाद होंगे उसको भी हम सीख लेंगे, है ना। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हमारी इंग्लिश करेक्ट होने लगेगी। पहला नियम है कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि अंत में ओ हो, एस हो, एस एस हो, एस एच हो, सी एच सॉफ्ट होना चाहिए। मतलब सी एच का जो प्रोनाउंसिएशन होगा, जो बोलने पे उच्चारण होगा वो च आता है तब उसको सी एच सॉफ्ट कहते हैं। या एक्स हो या जेड हो या जेड जेड हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस जोड़ते हैं। उसको हम ई एस से प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। जैसे बुफैलो है, इसका बुफैलोज, देखो अंत में एस ई ओ है तो ई एस लिख देंगे। अब ग्रामरली आपको एक नया कोई प्रोग्राम्स हैं या जो कुछ भी हैं उसमें बुफैलोज को लिखा है कि आपको ई एस नहीं जोड़ना है, आपको सिर्फ एस ही जोड़ना है। तो ये एक होती है ट्रेडिशनल इंग्लिश और एक होती है मॉडर्न इंग्लिश। और एक होती है कि ना ट्रेडिशनल है ना मॉडर्न है, बीच में धक्के खा रही है, स्ट्रगल कर रही है कि इसको इधर रखें कि इधर रखें। तो ये वर्ड अभी वहीं पे है, जगलिंग में है। कहीं कहीं पे जो ग्रामेरियन है, ग्रामेरियन जिसे साइंटिस्ट होते हैं, साइंस को एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस तरह ग्रामर पे जो शोध करते हैं उनको ग्रामेरियन कहते हैं ना। तो ग्रामेरियन अभी एक्सेप्ट अभी पूरी तरह से किए नहीं है कि बुफाइलोस में ई एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो अभी तक हम इसको बुफाइलोस को ई एस वाला ही मान के चलेंगे। ओके बच्चे। मैंगो है, मैंगोज ये तो बहुत सिंपल है, आपने बहुत बार यूज़ किया होगा। ओ लगा है तो आपने ई एस जोड़ के प्लूरल बना दिए। हीरो है, ई एस जोड़ के प्लूरल बना दिए। तो ये सारा चीज़ें आपके, ये सभी एग्जाम्पल दिया है, ओ का, एस का, एस का, एच का, एच का, एक्स का, जेड का, सारा एग्जाम्पल दिया है बच्चे, है ना। इसको पढ़ लेना। आप पॉज कर करके वीडियो देखो और नोट करते जाओ। आपको पीडीएफ मेरे से मंगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको टेस्ट इसी में से आप टेस्ट दे के देखना तो आपको ईजी लगेगा ना बच्चे। आप पॉज कर करके देखते रहो वीडियोस, कोई खर्चा नहीं करना है। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन है, और एग्जाम में यही आते हैं। जो चीज़ एक्सेप्शन हो जाती है वही पूछ लिया जाता है। जैसे सोलो है, मतलब डायनामो है, रेशियो है, कांटो है, मेमेंटो है ना, क्वार्टो है, पियानो है, लोगो है, किलो है, ये सब सारी चीज़ें बच्चे अपवाद हैं। कमांडो है, कमांडोज लिखते हैं, ई एस नहीं लिखेंगे। अंत में ओ हो फिर भी ई एस लिख के प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो यही एग्जाम में पूछ देता है, तो आपको इसको याद कर लो। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जनरल चीज़ें होंगी। जब आएंगे
वर्ड अंत खत्म, लेटर जो है लास्ट वाला ये हो तो ईएस जोड़ के कर लेंगे प्लूरल। लेकिन इनको याद रखेंगे, डायनमो, सोलो, रेशियो, कांटो, ये सब सारी चीजें। स्टूडियो, स्टूडियो भी है बच्चे, स्टूडियो है ना, स्टूडियो को देखो, स्टूडियो में जो फोटो स्टूडियो इसको ऐसे लिखते हैं, एस लगा के अपलोड करते हैं। अब ई एस लगा के नहीं करेंगे, ये भी एक्सेप्शन में ही आता है, एग्जाम में ये सब पूछते हैं, है ना। तो ये याद करना पड़ेगा आपको, जो चीज़ें याद करके ही फायदा होगा उसको याद करना पड़ेगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल नियम हो गया। अपवाद को याद करना पड़ता है। अब पूछेंगे सी एच सॉफ्ट वाला, तो आपने सर यहाँ पे बता दिया। जैसे सॉफ्ट वाला क्या था यहाँ पे, आप देखो, जैसे वॉच था, वॉच में वॉच च है ना मीनिंग, इसलिए हमने वॉचेस कर दिए। टॉर्च है तो च है तो टार्चेस कर देंगे, ये चलेगा, है ना। लेकिन जैसे स्टमक है तो यहाँ पे मीनिंग क आती है, इसे मोनार्क कहते हैं, सम्राट होता है ना मोनार्क, तो क यहाँ मीनिंग आता है। तो क वाले में केवल एस जोड़ेंगे, ई एस नहीं जोड़ेंगे। जहाँ पे सॉफ्ट होगा मीनिंग सिर्फ वहीं पे ई एस जोड़ेंगे। तो ये भी एक तरह से एक्सेप्शन है, इसको भी याद कर लो, समझ लो, है ना। ओके बच्चे, नेक्स्ट कह रहा है दूसरा, कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। जैसे आप देखो, बॉय है, अंत में वाई तो है, बट इससे पहले, वाई से पहले ये कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल है ना। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, यही हमारे वॉवेल होते हैं। तो ये वॉवेल हो कहाँ पे, वाई से जस्ट पहले कोई वॉवेल हो, तो वहां पे हम ई एस नहीं लगाएंगे। ई एस सिर्फ कब लगाएंगे, जब काउंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। जैसे बेबी है, छोटा बच्चा बेबी है, तो वाई से पहले बी है और बी एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वाई को पहले चेंज करोगे, वाई को हटा दोगे, रिमूव कर दोगे, वाई की जगह पे आई लिखोगे और फिर ई एस जोड़ दोगे। यही तुम्हें पता है ई एस कैसे जोड़ते हैं। तो ई एस जोड़ने से पहले यदि वाई है तो इसको साफ कर लेते हैं, और साफ करने पे ये बी ए बी और वाई के बजाय आई और फिर ई एस, बेबीज, ये प्लूरल होगा। जैसे आप देखो, सिटी है, सी आई टी वाई, सिटी, तो सिटी में वाई से पहले चेक करो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को रिमूव करो, वाई को हटाओ, सी आई टी और वाई की जगह पे आई लिखो और फिर ई एस जोड़ो, तो सिटीज इसका प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, आर्मी, आर्मीज, ये सारे एग्जाम्पल है बच्चे। अब नेक्स्ट है बच्चे, कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एफ हो या एफ ई हो, तो ये एफ और एफ ई को रिमूव कर दो, उसको भी हटा दो और उसके जगह पर वी लिख दो और बी लिख के फिर ई एस जोड़ दो। जैसे थीफ है, टी एच आई ई एफ, तो अंत में एफ है तो एफ को रिमूव कर दो, वी लिख दो इसके जगह पे और फिर ई एस जोड़ दो, तो ये थीप्स हो जाएगा। इसी तरह वाइफ है, अंत में एफ ई है, तो एफ या एफ ई को हटा दो और वी लिख दो और उसके बाद ई एस जोड़ दो, देखो वाइफ्स ऐसे हो गए। तो ये आपने याद करना, इसका भी एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये बहुत जरूरी है, मैं बता दिया। जब भी अपवाद होता है वही एग्जाम्स में आते हैं, वही आपकी इंग्लिश की नॉलेज को चेक कर लेते हैं। इंग्लिश आप कितना जानते हैं अपवाद से ही पता चलता है। यदि आप अच्छी इंग्लिश जानते हो तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया हो। जैसे देखो, हैंकरचीफ बोलते हैं ना, रुमाल जिससे आप मुंह साफ करते हो, तो हैंकरचीफ में देखो लास्ट में क्या है, एफ है, तो एफ होने के बावजूद भी आप इसको वी नहीं लिखते हो और अंत में एस नहीं जोड़ते हो, एस जोड़ते हो, यानी अपवाद वाले हैं। जैसे चीफ है, चीफ मिनिस्टर का जो चीफ होगा, चीफ, या किसी आर्मी का चीफ या एयरफोर्स का चीफ, तो चीफ को चीफ्स ऐसे लिखेंगे, एस केवल जोड़ के। प्लूरल बनाने के लिए एस या एस जोड़ते हैं ना, तो इसमें ई एस ना जोड़ के केवल एस जोड़ के ही बनाएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये भी अपवाद भी, चीफ, सेफ, प्रूफ, गल्फ, क्लीफ, हैंकर चीफ, चेफ, है ना, इसको सेफ भी बोलते हो जो आप खाना बनाते हैं। तो ये सब चीज़ों को आप ऐसे एस लगा के केवल प्लूरल बनाओगे बच्चे। ठीक है, ओके, एक दो पॉइंट्स और सीख लो कि इसमें न एस लग रहा है न ई एस लग रहा है। बाकी तो मैं आपको क्या सिखाया कि जहाँ पे एस, इन तीन नियम में बताया आपको, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में कि ओ हो, एक्स हो, एस हो, एस एस हो, एस एच हो, सी एच सॉफ्ट हो, जेड हो, जेड जेड हो, तो उसके अंत में हम ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं।
कुछ एग्जाम्पल एक्सेप्शनल आपको बता दिया, वो हटा के। दूसरा वाई वाला, कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो फिर आई ई एस आई बनाओ। फिर तीसरा बताया एफ या एफ ई वाला। इसके अलावा जितने बचते हैं उसमें हमें एस लगाना पड़ता है, ये नॉर्मल नियम हो गए। लेकिन बच्चे कुछ ये अलग से इंफॉर्मेशन है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जनरल सिर्फ सीखना चाहते हो तब तक वहाँ तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन थोड़ा स्पेसिफिक कंपटीशन में एक एक नंबर के एक एक चीज़ पे वैल्यू बढ़ती है, इसलिए हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कहता है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें ये नियम काम ही नहीं करता, ना एस का ना ई एस का। जैसे कुछ वायरस ऐसे हो जाते हैं जिस पर मेडिसिन का इफेक्ट ही नहीं पड़ता, वो इसी टाइप के हैं कि प्लूरल बनाने के लिए ना एस जोड़ेंगे ना ई एस जोड़ेंगे, हमें याद ही करना पड़ेगा। मैन का अब न मैंस ऐसे नहीं लिखेंगे, अब मेन लिखेंगे, यानी बीच वाला कुछ हमने चेंज किया। वीमेन है, वीमेन का वीमेन, फूट का फीट, टूथ का टीथ, गुज का गिज, माउस का माइक, लूज का लाइस, ऐसे लिखते हैं बच्चे। ठीक है, याद करो, याद करने से ही आपका क्लियर होगा ये। इसी तरह ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, कोई नियम नहीं काम किया, एस एस कुछ नहीं काम किया, याद ही रखना पड़ा आपको। अब कोई कह सकता है या किसी किताब में लिखा होगा कि ई एन लिख देते हैं इसमें, एक्स लास्ट में एक्स है, जैसे हम बोलते हैं ना कि लास्ट में एक्स हो तो ई एस जोड़ दो, जिसे हमने बॉक्स का एग्जाम्पल दिया था, बॉक्सेस, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, चाहे एक्सेप्शन समझ लो या फिर याद करने वाला समझ लो, तो ऐसे ही आपका बनेगा कि ऑक्स का ऑक्सेस नहीं होगा, बॉक्स का बॉक्सेज होगा, बट ऑक्स का ऑक्सेन होगा, इस तरह। ओके बच्चे, इसी तरह चाइल्ड का चिल्ड्रेन होगा। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे फिश है, फिश को हम देखो लास्ट में हमारा लिखे हैं कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस एच हो तो एस एच के बाद हम ई एस जोड़ देते हैं, यानी फिश का फिशेज ऐसे कर देंगे। तो द प्लूरल ऑफ फिश, फिश इज फिश आर फिशेज, दोनों ही स्वीकार हैं। कहीं कहीं पे ग्रामेरियन ने दोनों को स्वीकार कर लिया कि आप फिश का प्लूरल फिश भी लिखते हो तो भी सही मान लेंगे, फिशेज लिखते हो तो भी सही मान लेंगे। लेकिन आज मॉडर्न वाले में फिश इज द प्लूरल, अब हम मॉडर्न इंग्लिश में देखने लगे तो ज़्यादातर लोग अब इसको फिश को स्वीकार करने लगे हैं। इसी तरह के, इसी को प्लूरल मान लो, ई एस मत लगाओ। फिशेज कैन बी यूज टू रेफर टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। अब इस फिशेज को यदि हम लिखना चाहते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड की फिशेज, अलग अलग तरह की फिशेज होती है ना, जैसे कुत्तों की अलग अलग क्वालिटी वो होती हैं स्पीसीज, उसी तरह फिशेज के भी अलग होती हैं, कोई ग्रीन दिखती हैं, कोई रेड दिखती है, कोई प्लेन दिखती हैं, किसी में कांटे होते हैं, किसी में नहीं होते। तो उस चीज़ को यदि डिनोट करना है तब फिशेज यूज़ कर लो, अदरवाइज सिंपल आपके पास बहुत सारी फिशेज हैं तो उसको फिश ही लिखो, ये बोल रहा है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है बच्चे कि, और ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल एक ही जैसे होते हैं, दो नहीं कहेंगे। जैसे ये एग्जाम में आता है और ये एग्जाम में बहुत बार आया है, सीप और डियर वाला। सीप और डियर, सीप और डियर का प्लूरल ना तो एस लगा के बनेगा, ना ई एस लगा के बनेगा, ना ई एन लगा के बनेगा, कुछ नहीं, दोनों में एक ही जैसे। चाहे सिंगुलर भी आपसे मैं पूछूं तो आप बोलोगे कि सिप ही होगा, मैं बोलूँ इसका प्लूरल बनाओ तो भी बोलोगे कि सर सिप ही होगा, यानी ये कांस्टेंट रहते हैं, चाहे आप प्लूरल बना लो या सिंगुलर लिखो। ठीक है, तो स्वाइन, सीप, डियर, कॉड, ट्राउट, ये स्वाइन मतलब सुअर। आप इसका जो मीनिंग बच्चे हम सारा के नहीं बताएंगे, आप डिक्शनरी में भी चेक कर लेना, नेट पे भी चेक कर लेना, इसलिए ये सारा एक एक बनाएंगे बताएंगे तो फिर आपका एक ही चीज़ को पढ़ाने में बहुत बहुत लंबा खींच जाएगा, और बहुत सारे बच्चों को समझ में आता भी होगा, वो पहले से उनकी इंग्लिश थोड़ी सी ठीक होगी तो। इसलिए हर लोगों के स्पीड को और हर लोगों को बेनिफिट हो, इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ी थोड़ी बातें मैं आप पे छोड़ूंगा कि आप डिटेल में जाना चाहो, डिक्शनरी का मीनिंग देखना चाहो तो वहाँ से चेक कर लो बच्चे। ठीक है, ओके, तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों का एक ही होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, डजन होता है तो डजन का आप डजन्स नहीं कहोगे, जैसे दर्जन बोलते हैं ना, 2 दर्जन केला या दर्जन, तो आई बॉट 3 डजन ऑरेंजेस, मैंने 3 दर्जन ऑरेंजेज लाए, तो इसको प्लूरल बनाओ, इसको डजन्स नहीं कहना। अब एक से ज़्यादा तो हो गया दो, दो से ज़्यादा 3 हो गया, ये मैं 20 दर्जन लाया, तो ये संख्या तो ज़्यादा हो गई ना, एक से ज़्यादा हो गई, फिर भी हमने डजन्स को डजन्स नहीं लिखा, ये गलत हो जाता है जब लोग इंग्लिश में यूज़ कर देते हैं डजन्स, तो ये गलत हो जाता है।
इसी तरह रीच, रीच को हम रीचेज लिख दें। रीच मतलब रीचेज बाय रीच, है ना। ये सॉरी सॉरी, ये रीच, ये मैं वर्ब यूज कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे मैं ये यूज करना चाहता हूँ, रीच, ये वाला। ये रीच हमारा धनी लोगों का होता है ना। तो ये रीचेज, अब बोलो कि सर रीच हो गया तो ये रीचेज कर दें क्या, यस लगा दें क्योंकि च है इसका? नहीं बच्चे, इस तरह नहीं करना। तो ये कहने से मीनिंग दूसरा निकल के आ रहा है। ये यहाँ पे कह रहा है कि ये जैसे ये डजन, स्कोर, ग्रॉस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, ये सारी चीज़ों को आपने बच्चे सिंगुलर यूज करना है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल। इनको हम प्लूरल सेंस में ही यूज करते हैं, सिंगुलर सेंस में यूज ही नहीं करते हैं। क्या कर रहा है, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट जैसे बिलोज, सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स, ये सब क्या होते हैं, बिलोज, सीजर्स। सीजर्स तो ये बने ही होते हैं, जैसे पतलून होता है ना, आपके ट्राउजर होते हैं जो पहनते हो, पैजामा पहनते हो, उस तरह की बात है कि ये जब बनेंगे तो पहले से ही इसका दो पार्ट होगा, है ना, दोनों पैरों में पहनने के लिए। या जो आपकी जो ये बनेगा, सीजर्स बनेगा, जिससे आप कोई चीज़ काटते हो, तो ये पहले से ही दो चीज़ों से ही मिला के बनेगा, इसलिए हम इसको हमेशा प्लूरल सेंस में ही यूज़ करते हैं। जैसे चश्मा होगा तो दोनों आंखों के लिए चश्मा होगा, एक आंख के लिए नहीं होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होती हैं, इसलिए एस, ई एस जो भी लगा है, यहाँ ई एस है या एस लगा है, ये सब पहले से आपको प्लूरल्स दिखेंगे और उसको आप हमेशा प्लूरल जैसा ही यूज कर रहे हैं। सो नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल, है ना। नेम ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स जैसे ड्रेसेस का ट्राउजर्स, ड्रावर्स, ब्रीचेस, जीन्स, ये सब पजामा। सर्टेन अदर नाउन्स लाइक एनल्स, थैंक्स, प्रोसीड्स आर सेल्स या टाइडिंग्स, इन्वॉरेंस, ये सारे के सारे हमें प्लूरल सेंस में ही यूज करना है, ओनली इन प्लूरल सेंस, ठीक है। और सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउ जनरली यूज्ड इन प्लूरल, जैसे आल्म्स, रिचेस, एप्स, रिचेस डू मैनी थिंग्स। अब ये क्या कह रहा है, देखो, ये आप बोलोगे कि सर रीच का यहाँ तो रिचेज लिखा है, ठीक है, इस रिचेज का मतलब क्या हुआ, ये रिच का रिचेज आप ऐसे कर रहे हो, आपने ऐसे बना दिया कि सर रिच का रिच ऐसे नहीं करेंगे, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एच है तो आपने ये डाला, बट इसका सेंस अब हमेशा प्लूरल सेंस में ही लेते हैं, प्लूरल सेंस में यूज करते हैं। रिचेस डू मैनी थिंग्स, रिचेस बहुत सारे काम कर लेते हैं। आल्म्स, ये सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउ जनरली यूज्ड इन प्लूरल सेंस, अब इसको मॉडर्न इंग्लिश में प्लूरल सेंस में ही यूज करते हैं, सिंगुलर सेंस में यूज नहीं करते हैं। जैसे आल्म्स है ना, भीख मांगना, तो ये आल्म्स है वो हमेशा अब एस के साथ ही यूज होता है, रिचेज हमेशा एस के साथ, एप्स, तो ये सारा ऑल, रिचेज, एप्स, ये हमेशा प्लूरल सेंस में यूज होता है, ठीक है ना बच्चे। अब इसी के साथ नेक्स्ट है कि द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। अब देखो, अब एस ई एस लगा है, एस ई एस लगा है लास्ट में, तो आप कहोगे कि ये तो सर प्लूरल है। जैसे एस ई एस लगा था तो आप बोल रहे थे कि सर प्लूरल ही है, बिल्कुल प्लूरल है, ये सिंगुलर सेंस में अब यूज नहीं होते हैं, लेकिन ये एस ई एस लगे हैं फिर भी इसको हम सिंगुलर सेंस में ही यूज करते हैं। देखने में ये क्या था, देखने में प्लूरल है, देखने में प्लूरल लगते हैं क्योंकि एस लगा है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस लगा इलेक्ट्रॉनिक्स, बट इसका यूज सिंगुलर होगा। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ऐसे कोई कह सकता है, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ऐसे कह सकते हैं, मतलब सिंगुलर। अब ये नहीं मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट, ये नहीं कहेंगे बच्चे, ठीक है। ये सेंस कहना चाहता हूँ, ये सिंगुलर यूज हो रहा है। फिजिक्स इज ए वेरी इजी सब्जेक्ट, तो ये हमारा एस यहाँ पे सिंगुलर सेंस में यूज हो रहा है, एस लगने के बावजूद भी। तो इस तरह के जैसे नाम मीजल, मम्प्स, रिकेट्स, ये सब बीमारियों के नाम है। मीजल्स एस लगा है फिर भी मीजल्स इज ए अनक्योरेबल डिजीज, या मीजल इज ए वेरी
कम्युनिकेटेड डिजीज ऐसे कह सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, तो ऐसे हो सकता है ईज लगा के। इसी तरह गेम्स जैसे बिलियर्ड्स, ड्राउट्स, ये सब गेम के नाम है। बिलियर्ड्स खेलते हैं ना, आप लोगों में से भी कोई बिलियर्ड्स खेलता होगा, तो नाम एस लगा है फिर भी हम इसको सिंगुलर यूज करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये देखने में प्लूरल बट यूज में सिंगुलर, तो ये सब आपने देखो यहाँ पे प्लूरल ये दिया है मीनिंग। तो मैं आज आपको अभी इतना ही पढ़ा रहा हूँ, है ना, और इसके बाद से मैं अगली क्लास में आपको वीडियो, क्योंकि मैं बताया क्या हूँ बच्चे आपको, यहीं तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 6 तक, है ना, 6 पॉइंट तक पढ़ाया, फिर आगे और आपको पढ़ाता हूँ। क्योंकि जितना एक और ऑलराउंडर आपको सिद्धांत सिखाएंगे, जीवन का सिद्धांत इंग्लिश सीखने का, बाकी चीज़ों का मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इंग्लिश ही आप मेरे साथ सीख रहे हो, तो मुझे ज़्यादा आपके साथ इंग्लिश की ही विशेषता और इंग्लिश के बारे में बात करना है। ये चीज़ देखो, एक नियम है, कम 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 दिन, ज़्यादा 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 दिन, यानी कम कम पढ़ोगे, कम कम पढ़ोगे मतलब जितना ज़रूरत होगी, जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो, जितना आप समझ सकते हो उतना ही पढ़ो, जितना दिमाग में याद कर सकते हो उतना पढ़ो। तो कम कम बातें ही याद रहती हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा ज़्यादा याद नहीं रह सकते। एक साथ आपने ज़्यादा ले लिया ना, ज़्यादा रख तो लिया, पिक्चर की तरह, वीडियो की तरह आपने पढ़ तो लिया, बट उतना ही जल्दी भूल जाएगा, और फिर बाद में फिर हर 2 महीने के बाद याद रखना पड़ेगा, फिर एग्जाम आ गया, फिर से पूरी किताब पढ़ो। यानी आपने ज़्यादा ज़्यादा दिन जल्दी जल्दी कर लिया, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ लिया, तो लो ज़्यादा दिन लगेगा, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। अब देखो पूरे साल भर में कई बार आप पढ़ना पड़ेगा। मैं बोलूँ बच्चे, धीरे धीरे मेरे साथ 3 महीने तक पढ़ ले रहे हो, रोज रोज थोड़ा 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 थोड़ा, तो एक बार में जो याद होगा ना, तो जब तक कंपटीशन आप नहीं दे दोगे, मैं तो बोलूँगा कि मेरे पास तो ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मेरी पढ़ाई हुई बात अभी भी, इतने साल के हो गए, अभी भी याद रह रही है। अब वो किताब नहीं देखे हैं फिर भी, क्यों? क्योंकि मैंने उनको जो स्पीड बताई कि कम 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 दिन, जितना कम पढ़ रहे हो, कम दिन में ही वो चीज़ खत्म हो जाएगी और लंबी दिनों तक याद रहेगी। और ज़्यादा ज़्यादा पढ़ के रखोगे तो बहुत जल्दी पढ़ तो लोगे। कितनी बार आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा होगा, कितनी किताबें पढ़ा होगा, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं हैं। क्यों? कि आपने जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा पढ़ के उसको रख रखा था। तो स्टोरेज आपकी ठीक से नहीं हुई। माइंड में स्टोरेज तभी होती है जब उसको गैप देते हैं, उसको सही जगह पे सेट करने के लिए मौका देते हैं, तो वो कम दिन में ही लाइफ लॉन्ग के लिए तैयार हो जाती है। तो इसी तरह मैंने आपको इसलिए इतना छोटा पढ़ाया, इतना कम पढ़ाया कि फिर से रिवीजन करके पढ़ो। ठीक है ना? तो हमने जो आपको बताया वही चीज़, कि लेटर पढ़ो, लेटर क्या हुआ, वर्ड क्या हुआ, सेंटेंस क्या हुआ, ग्रामर क्या हुआ, ग्रामर का पहला नियम क्या हुआ, ग्रामर के पहले नियम में हमने नाउन कहा, नाउन क्या हुआ, नाउन काउंटेबल हुआ, अनकाउंटेबल हुआ, काउंटेबल में भी सिंगुलर और प्लूरल हुआ, सिंगुलर को सिंगुलर रहने दो, इसको प्लूरल बनाने के लिए तरीका एस है, ई एस है, या कोई रेडीमेड है, जैसे कि चाइल्ड का चिल्ड्रन हमने कर दिया, ऑक्स का ऑक्शन कर दिया, या फिर कुछ सिंगुलर दिखते हैं बट प्लूरल यूज होते हैं, प्लूरल दिखते हैं सिंगुलर यूज होते हैं, ये सब भी मैंने आपको बता दिया। तो ये वाली चीज़ अभी तक जो मैंने बताया था, वहाँ तक फिर से रिवीजन करो, आंखें बंद करके, चलते फिरते, कहीं पे भी टाइम मिलता है तो पहले किताब में मत पढ़ो। अब किताब में जितना लिखना था, हाथ से लिखना था, लिख दिया। अब चलते फिरते कहीं भी जाओ तो ये चीज़ माइंड में दोहराओ कि सर ने मुझे क्या बताया था, तो उस तरह आपकी याद बिना किताब में किए डायरेक्ट माइंड में, क्योंकि एग्जाम में किताब और कॉपी तो चलेगी नहीं, तो माइंड में उसको यूज करो, माइंड में फोटो बनाओ, माइंड में उसको रिवाइज करो, तो अब आपको ठीक ढंग से वो बात समझ में आएगी। ठीक है बच्चे, तो ऑलराउंडर क्लासेस आपको हमेशा यही सिखाएंगे, आप शुरू से शुरू करो, अच्छा से शुरू करो, और देखो फिर आपका कमाल कैसे होता है। ओके।